Hello everyone and welcome to our today's test discussion class, that is for nightly test series test number 5 it is। आज हम test 5 को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आपके बॉटनी का पोर्शन जो है दैट इज पादपों में परिवहन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, खनिज पोषण मिनरल न्यूट्रिशन और तीसरा चैप्टर है उच्चतर पादपों में प्रकाश संश्लेषण दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चलिए बढ़ते हैं बॉटनी के सेक्शन पे और स्टार्ट करते हैं हमारा टेस्ट डिस्कशन ऑफ बॉटनी सेक्शन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 101 क्वेश्चन नंबर की, और 101 में अगर हम आएंगे तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए, इट इज अ फास्ट प्रोसेस? नो, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस। एग्जैक्टली, डिफ्यूजन अगर दो सब्सटेंसेस का एक साथ हो रहा है तो वो दोनों सब्सटेंसेस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे, एंड दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल सही कथन है कि भाई इसमें एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र होता है। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज मोर कॉमन देन गैसेस। यस, सॉलिड का डिफ्यूजन ऑफ वर्ड देखिए आपकी एनसीईआरटी में ये बिल्कुल सीधा सीधा कथन है कि इसमें ठोस पदार्थों का विसरण गैसों की तुलना में अधिक सामान्य होता है। बिल्कुल यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से ऑफ और इन का जो यहाँ पर गलती दे रखी है उसकी वजह से ये गलत हो गया। अदरवाइज क्या होता कि कॉमन जो होता है वो गैसेस में होता है और सॉलिड्स में इन में, अगर डिफ्यूजन इन सॉलिड्स होता तो ये सही कथन होता, तो ये गलत हो गया है। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, नहीं, ये एक टाइप का पैसिव प्रोसेस है जहाँ कोई एनर्जी कोई ऊर्जा हम खर्च नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं 102 पे। सल्यूट पोटेंशियल किसी विलयन का विलेय विभव होता है। सल्यूट पोटेंशियल क्या होता है किसी भी सोल्यूशन का? हायर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, हायर होगा या लोअर होगा? शुद्ध जल के जल विभव से उच्चतर होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जीरो एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जीरो होगा हमेशा रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई ये वाला तो सबसे सही लगता है हमें, और हमारी एनसीईआरटी भी यही कहती है कि वायुमंडलीय दबाव पर वाटर पोटेंशियल और आपके सल्यूट पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएंगे। सही है बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाता है फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 103। यहाँ पर दो सेल्स आपको दो कोशिकाएं दी हुई हैं और उन दो कोशिकाओं के बारे में सही वर्णन करने वाले विकल्प को जो करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है इन दो सेल्स को, उनको आपको करेक्टली चूज करना है। सेल ए में सल्यूट पोटेंशियल -20 है, बी का है -24, यहाँ पर 10 है प्रेशर पोटेंशियल, यहाँ पर 12 है। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेल ए हैज़ लोअर वाटर पोटेंशियल। नहीं, सेल ए में अगर हम वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वो -10 आएगा और इसका आएगा -12। तो -12 छोटा है एज कम्पेयर टू -10, और -10 बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो लोअर की जगह हायर आना चाहिए था सेल ए में, तो गलत हो गया है ये स्टेटमेंट, ये कथन गलत हो गया है। सेल बी में लोअर सल्यूट पोटेंशियल, भाई -12 बाद में आएगा अगर हम एक्स एक्सिस पे 0 से इधर की तरफ चलते हैं तो, और -10 पहले आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये आपका फिर वापस यहाँ बड़ा हो गया है और यहाँ पर ये छोटा हो गया है। तो -12 सेल बी का जो है लोअर सल्यूट पोटेंशियल है देन ए, तो ये आपका सही हो जाता है। वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए, यस, जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से मूव करेगा। वाटर पोटेंशियल इसका ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ पानी जाएगा, ए से बी में जाएगा, ना कि बी से ए में, तो ये गलत हो गया। सेल ए हैज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, सेल ए में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। नहीं, यहाँ पर कम कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि यहाँ सल्यूट यहाँ पर अगर हम बोलें तो कम है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन फॉर डीपीटी। भाई इनकरेक्ट, गलत कथन का आपको चयन करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो गलत और सही क्या पूछ रहा है वो अच्छे से देख लें। सो इन अ फ्लैसिड सेल डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी, बिल्कुल सही है। डीपीडी ओपी के बराबर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है एक फ्लैसिड सेल में, एक शिथिल कोशिका में, एक पिचकी हुई कोशिका में। डीपीडी ऑफ अ टर्जिड सेल इज 0। टर्जिड बिल्कुल फूला हुआ सेल है, भरा हुआ पानी है उसमें अच्छा लबालब, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर थर्स्टी तो होगी नहीं, प्यासी होगी नहीं सेल, तो वहाँ पर डीपीडी 0 हो जाएगा, सही है। जो डीपीडी की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी सेल की,
यस एग्जैक्टली। DPD ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन मोर सॉल्वेंट, जैसे जैसे आप पानी ऐड करते जाओगे उसकी प्यास कम होती जाएगी, मतलब DPD कम होगा, ना कि बढ़ेगा, ना कि बढ़ेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। आइडेंटिफाई द फिनोमिनन गिवन बिलो इन द डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। भाई डायग्राम आपको यहाँ पर दिया गया है और इस परिघटना में की पहचान आपको करनी है और सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन सी घटना यहाँ पर दे रहे हैं भाई, पानी बाहर निकल रहा है, एक सेल है और एक सोल्यूशन में वो रखा हुआ है। TP ऑफ गिवन सेल इज नेगेटिव, टर्गर प्रेशर जो है वो सेल का नेगेटिव है। भाई पानी बाहर निकलेगा तो टर्गर प्रेशर तो नेगेटिव में जाएगा ही सही। टर्गर प्रेशर मतलब जो फूलने पर होता है, और सेल फूल थोड़ी ना रहा है, तो पिचक रहा है क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है, बिल्कुल सही है। गिवन सेल इज अ टर्जिड सेल, टर्जिड सेल हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है। सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, सेल को किस वाले सोल्यूशन में रखा गया है? एक ऐसे वाले जो अल्प परासरी विलयन है, मतलब जिसमें पानी की कमी है, इसीलिए तो वो सेल में से पानी ले रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं ये आप हाइपोटोनिक अल्प परासरी, एक होता है हाइपोटोनिक जहां पर पानी ज्यादा होगा, और यहाँ पर पानी ज्यादा थोड़ी ना है, कम है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पर जो सोल्यूशन हमने लिया है वो कैसा है? वो है हाइपरटोनिक, जहां पर सल्यूट ज्यादा है, मतलब जो आपका हम बोल सकते हैं कि सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ऐसे सोल्यूशन में यहाँ पर हमने सेल को रखा है। सेल सैप एंड आउटर सोल्यूशन आर आइसोटोनिक, दोनों आइसोटोनिक होते तो वाटर का मूवमेंट ही नहीं होता, तो गलत है। तो यहाँ आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस विदाउट फॉर्मिंग अ सोल्यूशन। भाई कोई भी जलरागी पदार्थ द्वारा विलयन बनाए बिना जल के अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सीधा सीधा आंसर है इम्बाइप्शन, इम्बाइप्शन। नेक्स्ट 107 एपोप्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट, जल की गति का एपोप्लास्टिक पथक्रम ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इज अ स्लोअर पाथवे देन सिम्प्लास्ट, नहीं ये उससे तेज होता है। कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, नहीं सिर्फ नॉन लिविंग आते हैं। अकर्स ओनली अप टू एपिडर्मिस, नहीं ये सिर्फ एंडोडर्मिस तक होता है। तो सही कथन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 कि सबसे कम प्रतिरोध प्रदान करता है आपका एपोप्लास्टिक पथक्रम। नेक्स्ट है 108 और इसमें अगर हम देखें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर through roots will be, absorption of water through roots will be dash in water logged soil, जो पानी से लबालब मिट्टी है, जल भराव वाली मृदा में मूल के माध्यम से जल का अवशोषण ज्यादा होगा, उच्च होगा, अप्रभावित रहेगा, अनअफेक्टेड, बहुत ज्यादा होगा, या लो रहेगा? तो लो रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी जो आपकी मूल होती हैं वो नष्ट होने लग जाती हैं, क्योंकि वो बेचारी ऑक्सीजन नहीं ले पा रही हैं, और ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी तो क्या होगा? रेस्पिरेशन नहीं करेंगी, रेस्पिरेशन नहीं करेंगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेंगी तो वो कैसा रेस्पिरेशन करेंगी? एनएरोबिक टाइप का, बिना ऑक्सीजन वाला, और बिना ऑक्सीजन वाला करेंगी तो उसमें अल्कोहल बनाएंगी, क्योंकि पादप की यहाँ हम बात कर रहे हैं, और अगर अल्कोहल बनाएंगी तो उससे क्या होगा? उससे वो नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का ऐसी रूट्स के द्वारा जो कैसी हैं? जल भराव वाली हैं या फिर वाटर लॉग्ड सॉइल में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 109 पे। अबाउट 96% ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स इज वाया सिम्प्लास्टिक, नहीं ज्यादातर पार्ट जो है हम बोल सकते हैं, इतना ज्यादा तो नहीं बट लेकिन हाँ एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक दोनों पाथवे का यूज किया जाता है। अकर पैसिवली, यस बिना एनर्जी खर्च किए 96% वाटर एब्जॉर्प्शन होता है पादपों में। कुल जल अवशोषण का लगभग 96% पार्ट पादपों में निष्क्रिय रूप से होता है, सही है। सेकंड नेक्स्ट 110 एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट, भाई सक्रिय परिवहन किसके अतिरिक्त अन्य सभी से संबंधित है? यूज ऑफ एटीपी होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन होता है,
सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब एक लिमिट के बाद में भाई सारे प्रोटीन जो उठा उठा के ले जा रहे हैं वो सब एक एक जने के साथ में है, एक एक प्रोटीन के साथ में है, तो ये भी एक पॉइंट आता है जहाँ सारे भर चुके हैं कैरियर, ये भी आता है, उस पॉइंट को हम सैचुरेशन बोलेंगे। डाउन हिल ऊपर से या हम बोलेंगे ज्यादा से कम की तरफ आना, नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ पे उल्टा होता है, कम से ज्यादा की तरफ अप हिल होता है, तो ये गलत है, अधोगामी परिवहन नहीं होता है यहाँ पर, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपहिल वाला होता है ना कि डाउनहिल वाला। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 111 पे, गटेशन। गटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर। यस, बिल्कुल सही बात है कि भाई रूट प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब गटेशन का प्रोसेस होता है, पानी की बूंदों की उस समय ही निकलने लग जाता है, फॉर्म में ही निकलने लग जाता है मार्जिन से, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गटेशन। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1, मूल दाब का परिणाम है आपका बिंदुस्राव। नेक्स्ट आता है 112, ट्रांसपायरेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑल एक्सेप्ट। जाइलम रस का वाष्पोजन प्रेरित आरोहण प्रत्यक्ष रूप से किसके अतिरिक्त अन्य सभी पर निर्भर करता है। कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, की वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जल के अणु जो होते हैं उनके बीच में संसर्जन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एडिशन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वेसल्स, जो जिसमें आपका पानी जा रहा है, मतलब आपकी वाहिकाएं और जल के अणुओं के बीच में भी आसंजन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है। अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू, अगर हमारा जाइलम सैप ड्राइव किया जा रहा है, तो ये गलत हो गया, तो आंसर आपका हो गया है 4। नेक्स्ट, फ्लोएम सैप डज नॉट कंटेन। फ्लोएम सैप में क्या नहीं होता है, वाटर तो होता है, बिल्कुल बात है, सोल्यूशन तो तभी बनेगा, शुगर भी होती है, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, लेकिन सेल्यूलोज और लिग्निन जो सेल वॉल के कंपोनेंट हैं वो नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। विच एलिमेंट इन प्लांट्स इज नॉट इजीली रीमोबिलाइज। किसको हम, कौन सा ऐसा तत्व है पादपों में जो सरलता पूर्वक पुनः संगठित नहीं होता है, और वो होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो आपकी संरचना में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें आपका एक एलिमेंट, एक तत्व जो है दैट इज कैल्शियम। तो ये कैसा एलिमेंट है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 115 बोलता है चूज द ऑड वन फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन में CO2 बिल्कुल काम में आती है, कहीं ना कहीं फोटो रेस्पायरेशन में नाम आता है, तो सही है, ये बिल्कुल फोटो रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व है। NH3 भी इन्वॉल्व है, अगर आप तीनों ऑर्गेनल्स में देखेंगे तो आपको NH3 मिल जाएगी। NADPH कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है फोटो रेस्पायरेशन में, फॉस्फोग्लाइकोलेट पहली स्टेप में आता है आपका, तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 3rd। फोटो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो वेस्टफुल प्रोसेस है, जिससे ना तो आपको एनर्जी मिलती है ATP को फॉर्मेशन, ना ही कोई CO2 का फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट 116 की बात करें, विच अमंग द गिवन रिएक्शंस डज नॉट अकर इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में कौन सी रिएक्शन नहीं होती है, कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 फिक्सेशन जिसे हम बोलेंगे, बिल्कुल होता है, फर्स्ट आपकी स्टेप यही होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो बिल्कुल ये आपका CO2 फिक्सेशन होता है। फोटो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, ATP फॉर्मेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये होगा रीजनरेशन भी होगा RUBP का, और रिडक्शन भी होगा सुक्रोज में, ठीक है, तो ये सब होंगे, लेकिन ये नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। भाई कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण नहीं हो रहा है क्योंकि प्रकाश तो है ही नहीं, और पुनरुद्भवन भी हो रहा है, लेकिन अपचयन भी हो रहा है, लेकिन आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन कहीं से कहीं तक नहीं होगा। 117 की बात करें, सोरगम प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब तो प्लांट डज नॉट हैव, उनमें क्या नहीं होता है या नहीं होती है, क्रैंस एनाटॉमी होती है, ये C4 होते हैं, C4 प्लांट्स, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, C4 प्लांट होते हैं, तो क्रैंस एनाटॉमी होगी, मीजोफिल सेल्स भी होंगी, C3 साइकिल भी होगी, लेकिन फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है।
118 की बात करें, C4 plant consumes how many extra ATPs than C3 plant to fix one molecule of CO2? एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने एक्स्ट्रा ATP मॉलिक्यूल C4 प्लांट को चाहिए, क्योंकि वो एक बार तो आपके ऑर्गेनिक एसिड बना के भेजते हैं, फिर उसके बाद में जो है वो वहाँ पर फिर वापस उस ऑर्गेनिक एसिड से CO2 निकालते हैं और फिर उसको फिक्स करते हैं C3 साइकिल के थ्रू। तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा ATP लगते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है थर्ड। इस पूरे प्रोसेस में भाई पहले यहाँ पर प्राइमरी फिक्सेशन होगा और फिर फाइनल फिक्सेशन होगा। बंडल शीथ सेल्स और आपके मीजोफिल सेल्स दोनों मिलकर यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं CO2 के फिक्सेशन के लिए। तो पहला प्राइमरी फिक्सेशन होगा, उसके बाद में C3 साइकिल में फाइनल फिक्सेशन होगा जो चल रही है किसमें, बंडल शीथ सेल में। तो चलिए यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ATP लगते हैं इन सारे कामों में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 पे। ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन CO2 इज इवॉल्व्ड। भाई फोटो रेस्पायरेशन के टाइम पे CO2 कहाँ इवॉल्व होगी, in dash and O2 is used in dash of plant cell. Complete the above statement with suitable option. तो यहाँ पर जो आपकी CO2 इवॉल्व होगी, रिलीज होगी, वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और आपकी ऑक्सीजन जो यूज होगी वो होगी क्लोरोप्लास्ट में। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। और तीसरा ऑर्गेनल जो यहाँ काम आता है वो है पेरोक्सिसोम। तो ये तीनों ऑर्गेनल्स में ये पूरा प्रोसेस चलता है फोटो रेस्पायरेशन, जो एक वेस्ट प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 120, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड ऑप्शन। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से आपका क्लोरोसिस होता है, मैग्नीशियम की अपर्याप्तता से हरिमाहीनता होती है, बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में चाहिए। नाइट्रोजन जो है वो एक मोबाइल एलिमेंट है, प्लांट में गतिशील तत्व है, बिल्कुल सही है। मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी से लेट फ्लावरिंग होती है, पुष्पण में देरी, बिल्कुल सही है। आयरन की कमी से रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आयरन भी क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। All of the following can fix nitrogen symbiotically except, इन सब के अलावा नाइट्रोजन जो है फिक्स करी जा सकती है सिम्बायोटिकली, मतलब सहजीवी रूप से, सिवाय एक के, और वो एक कौन है, वो एक है हमारा अजोटोबैक्टर। फ्रैंकिया, एनाबेना और राइजोबियम सब सिम्बायोटिकली मतलब सहजीवी रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, लेकिन अजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है और वो फ्री रहकर ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। 122 की बात करें, नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है, तो आपको सही कथन या फिर सही ऑप्शन चूज करना है फॉर द अबव गिवन कन्वर्जन। द एंजाइम दैट कैटलाइजेस द अबव कन्वर्जन इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। जो एंजाइम नाइट्रोजनेज इसको करता है, इस कन्वर्जन को कैटलाइज, वो प्रोकैरियोट्स में मिलता है। नाइट्रोबैक्टर में शो द अबव कन्वर्जन, ओनली सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। above given conversion is known as nitrification। भाई सही कथन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही कथन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनेज की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनेज की यहाँ बात कर रहे हैं, और वो किस में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू फिक्स वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। भाई कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, सीधी सी बात है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, या हम बोल सकते हैं एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाने में, तो वो है आपका 16। सीधा सीधा रिएक्शन में आपका गिवन है एनसीईआरटी में, तो आंसर हो जाता है हमारा सेकेंड। नाइट्रोजनेज एंजाइम की अगर हम बात करें जो 124 क्वेश्चन में है, ये किस टाइप का एंजाइम है। एंजाइम सारे हमें मालूम है प्रोटीन होते हैं नेचर में, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ मॉलिब्डेनम फेरस या फिर फेरिक टाइप ऑफ प्रोटीन। तो सही ऑप्शन हो जाता है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट 125 पे आएंगे, विच अमंग द गिवन ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट नाइट्रेट टू गैसियस नाइट्रोजन। भाई वापस से जो नाइट्रेट वाली फॉर्म मिलेगी आपको NO3, उससे वापस नाइट्रोजन N2 वाली फॉर्म में लाने के लिए कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है आपका सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड।
विच ऑफ द गिवन इज एन अमाइड, इनमें से कौन सा एक अमाइड है? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो है वो अमीनो एसिड्स हैं, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन एस्पेरेजिन एक अमाइड है। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ। Who proved that in the presence of sunlight it is only the green parts of the plants that could release oxygen? किसने ये प्रूव किया था कि भाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों के केवल हरे भाग ही ऑक्सीजन मुक्त करते हैं? वो थे आपके जूलियस वॉन सेक। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट। 128 की बात करते हैं। इन क्रोमेटोग्राम द क्लोरोफिल ए अपीयर, कैसा दिखता है क्लोरोफिल ए? अगर हम क्रोमेटोग्राम में देखें तो वो दिखता है ब्लू ग्रीन, और इसीलिए सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू वाली लाइट में ही होता है। तो सही आंसर है आपका सेकंड। पीए सेकंड किस में इन्वॉल्व नहीं होता है? किस प्रक्रिया में पीए सेकंड सम्मिलित नहीं होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में तो होता है, एटीपी सिंथेसिस में भी होता है, लेकिन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये होता है नॉन साइक्लिक ETS। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आते हैं 130 पे। Which among the given transfers electrons between PS second and cytochrome B6F? भाई हम नॉन साइक्लिक पाथवे की बात कर रहे हैं, तो कौन ऐसा है इलेक्ट्रॉन कैरियर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा PS सेकंड और साइटोक्रोम B6F के बीच में? तो वो होता है आपका PQ, दैट इज प्लास्टोक्यूनॉन, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। द प्लांट्स कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स को सबसे पहले किसने दिखाया था? हाइड्रोपोनिक्स भाई बिना मिट्टी के, बिना मृदा की मतलब कि पूर्ण अनुपस्थिति में भी एक विशिष्ट पोषक विलयन में परिपक्वता तक उगाया जा सकता है किसी भी पादप को। ये सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? तो वो थे हमारे जूलियस वॉन सेक। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। Let's see our next question which says the primary CO2 acceptor of C3 cycle। C3 cycle में जो प्राइमरी सबसे पहला CO2 को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है, यस। एक कीटो शुगर होती है, यस। सबस्ट्रेट ऑफ रुबिस्को, बिल्कुल यस। कौन है वो है आपका RuBP। तो ऑल A, B and C एब्सेंट एंड C4 प्लांट्स एब्सेंट तो नहीं बोलेंगे पर, लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि C4 प्लांट्स में भी वो किसी और सेल में प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे ऑल A, B and C ओनली। तो ये तीनों करेक्ट हैं और ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है सेकंड। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रोमा लैमेले मेम्ब्रेन हैज। स्ट्रोमा वाले जो लैमेले होते हैं या स्ट्रोमा वाले जो आपके थाइलेकॉइड होते हैं, उनमें कौन सा वाला पिगमेंट सिस्टम होता है? दैट इज PS1 ओनली, और इसीलिए वहां पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल थ्रू केल्विन साइकिल हाउ मेनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स रिस्पेक्टिवली आर रिक्वायर्ड? भाई केल्विन चक्र के माध्यम से एक CO2 अणु के स्थिरीकरण के लिए क्रमशः कितने ATP और NADPH अणुओं की आवश्यकता होती है? तो 3 तो आपको ATP चाहिए होते हैं और 2 NADPH। एक CO2 की बात कर रहे हैं हम लोग, वो भी एक केल्विन साइकिल में। तो एक CO2 मॉलिक्यूल का फिक्सेशन करना है तो कितने ATP? 3 तो ATP और 2 NADPH हमें चाहिए होंगे। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 लिख देते हैं। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन पे आते हैं। क्रेन्स एनाटॉमी इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ। क्रेन्स एनाटॉमी आपको मिलेगी C4 प्लांट्स में, और C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल आपको दिए हैं मेज, सॉर्गम, शुगर केन। तो आंसर हो जाता है सेकेंड। नेक्स्ट सेक्शन बी 136 क्वेश्चन नंबर है, और इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं जो आपको सत्य और असत्य हैं वो बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पहले कथन की। रीजनरेशन ऑफ RuBP इज क्रूशियल फॉर केल्विन साइकिल टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर बी पे। प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स आर मोस्टली C3 प्लांट्स। नहीं, ऐसा नहीं है, C4 होते हैं वो ज्यादातर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केल्विन साइकिल इज कॉमन इन बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स। केल्विन साइकिल दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही है। तो ये TFT वाला सीक्वेंस हो गया जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर
4th में। चलिए आगे बढ़ते हैं 137 पे। द कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम ऑफ C4 पाथवे कॉल्ड PEP सिंथेटेज। जो PEP सिंथेटेज या पेप्केज एंजाइम होता है वो आपका PEP सिंथेटेज एंजाइम जो कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम है C4 पाथवे का, ठीक है, इट इज फाउंड इन बंडल शीथ सेल्स, कन्वर्ट 3 कार्बनिक एसिड टू PEP, is found in C3 plants only, is found in peroxisome। बंडल शीथ सेल्स में नहीं होता है, वहां पर C3 साइकिल चल रही है। कन्वर्ट 3 कार्बन एसिड टू PEP, यस बिल्कुल सही है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज फाउंड इन C3 प्लांट्स ओनली, नहीं। इज फाउंड इन पेरोक्सिसोम, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। मेज डबल फिक्सेशन ऑफ CO2, बिल्कुल मेज आपका C4 प्लांट है, डबल फिक्सेशन होता है CO2 का, सही बात है। बंडल शीथ सेल्स रुबिस्को एंजाइम सेल्स, बंडल शीथ सेल्स जो होती हैं उनमें रुबिस्को होता है, ये भी बिल्कुल सही बात बोली है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP इन मेज प्लांट। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यहाँ पर RUBP नहीं होता है मेज प्लांट में, क्योंकि मेज प्लांट एक C4 प्लांट है, C4 प्लांट है, और यहाँ पर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है आपका PEP, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो इसीलिए यहाँ पर RUBP नहीं होगा, ये C3 प्लांट्स में होगा, तो ये एक इनकरेक्ट मैच है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट 139, ट्रांसपायरेशन इज हाई इन और एट, ट्रांसपायरेशन कब सबसे ज्यादा हाई होगा? तो हाई होगा ब्लू लाइट में। भाई हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में, बाहर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वायुमंडल में आपकी आर्द्रता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए वहाँ पानी ज़्यादा है, तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। लो टेम्परेचर में तो पानी उड़ेगा ही नहीं भाप बन के, वाटर लॉक्ड सॉइल में भी नहीं उड़ रहा है, इसीलिए तो वो वाटर लॉक्ड हो रही हैं। तो इसीलिए ब्लू लाइट में जो है सबसे ज़्यादा हाई होगा कब? ट्रांसपायरेशन। तो ऑप्शन नंबर 1। आइडेंटिफाई द मैक्रोन्यूट्रिएंट अमंग दीज। मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? मैग्नीशियम। मैक्रोन्यूट्रिएंट किसे बोलेंगे? जो इसका अमाउंट ज्यादा चाहिए, 10 मिलीमोल से ज्यादा चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। चलिए नेक्स्ट है 141, मॉलिब्डेनम इज एन एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम। मॉलिब्डेनम कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? तो ये करता है नाइट्रेट रिडक्टेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट, और इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 142, एक्सेस ऑफ मैग्नीज। अगर पादपों में मैग्नीज की अधिकता के कारण किसके अतिरिक्त अन्य सभी होती हैं, कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी है जो नहीं होगी इस कंडीशन में? तो दैट इज रिडक्शन इन अपटेक ऑफ आयंस, रिडक्शन in dry weight of tissues, deficiency of magnesium, increase in uptake of calcium। भाई ये चीज नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन अपटेक ऑफ कैल्शियम की जगह डिक्रीज इन अपटेक ऑफ कैल्शियम होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 143, क्वेश्चन नंबर, इन द इनिशियल फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स आयंस आर एब्जॉर्ब्ड पैसिवली। यस, जब भी तत्वों के अवशोषण की बात आएगी तो प्रारंभिक प्रावस्था में आयन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। यस बिल्कुल सही है। द एसेंशियल एलिमेंट मस्ट बी रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। नहीं, एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में अगर कोई तत्व आ रहा है, अनिवार्य तत्व की अगर कैटेगरी में कोई तत्व आ रहा है तो वो कभी भी रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए, वो प्रतिस्थापनीय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, तो सिर्फ ए ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 144, द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल इज। केल्विन साइकिल की सबसे क्रूशियल स्टेप क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन है भाई। CO2 आएगी तभी जाकर तो स्टार्ट होगा सब कुछ, तो कार्बोक्सिलेशन, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 145, at high light intensity increase in CO2 concentration increases the rate of photosynthesis, it is maximum in। भाई हाई लाइट, उच्च प्रकाश तीव्रता पर CO2 की सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। यह किसमें अधिकतम होता है? यह अधिकतम होता है टमाटो में। तो करेक्ट आंसर है आपका
फर्स्ट। क्यों? बाकी 3 कैसे हैं? बाकी 3 C4 प्लांट्स हैं और इसीलिए इनमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि CO2 को मैनेज कर सकते हैं आपके C4 प्लांट्स और वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए 146, Which of the following is correct with respect to fully turgid cell? अगर एक पानी से भरा हुआ सेल है उसके केस में कौन सा कथन सत्य होगा? उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव, पानी से भरा हुआ है तो वाटर पोटेंशियल तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। प्रेशर पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता, पानी है, तो वाटर पोटेंशियल जीरो जो कि मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। एक इनकरेक्ट ऑप्शन आपको विद रिस्पेक्ट टू इम्बाइप्शन सिलेक्ट करना है। अंतर शोषण के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। भाई ये गलत और सही जो यहाँ आते हैं ना, इनको ध्यान से पढ़ें जब भी आप क्वेश्चन रीड करें। फर्स्ट, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, सही है। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज रिक्वायर्ड, इसमें अवशोषक और तरल के बीच जल विभव प्रवणता की आवश्यकता होती है, तभी तो वो जल पिएगा, बिल्कुल सही है। एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज रिक्वायर्ड, एक अट्रैक्शन होना चाहिए, अधिशोषक और तरल के बीच में बंधुता आवश्यक होती है, सही है। इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉलिड्स विदाउट इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम, नहीं उनका वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है, विदाउट नहीं होना चाहिए, विद होना चाहिए, तो ये गलत हो जाता है और इसी के साथ हमारा आंसर भी हो जाता है। 148 पूछता है आपसे, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। मैग्नीशियम एक एसेंशियल एलिमेंट है, बोरोन भी है, कैल्शियम भी है, लेकिन सोडियम कहीं से कहीं तक नहीं है, ये बेनिफिशियल एलिमेंट है ना कि एसेंशियल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है? फोर्थ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प्स टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है? भाई हमने पढ़ा था 2 सब यूनिट को ज्वाइन करने के लिए जो एलिमेंट रिक्वायर्ड है, जो तत्व रिक्वायर्ड है, दैट इज मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 150, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है आपके ग्रैनल वाले थाइलाकॉइड में और उनमें दोनों होते हैं PS1 और PS2, लेकिन स्ट्रोमा वालों में सिर्फ PS1, जहां कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो PS सेकंड से एसोसिएटेड हो जाता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सो गाइज वी हैव सॉल्व दिस पेपर एंड दैट वाज टू डैम इजी, और इसीलिए आप जो हैं बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करें और NCERT रीड करके आएँ प्लीज। सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड थे, आप देख सकते हैं, और बहुत ईजी था पेपर। तो चलिए नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, टिल देन यू गाइस कीप लर्निंग, थैंक यू।